गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन इन डायबिटिक्स में, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? वेरी सिंपल, जैसे हमने पिछली बार साइंस एंड सिम्टम्स में बताया था, डायबिटीज़ ये अकेली बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, ये ग्रुप ऑफ बीमारी है। यानी आप अपने साथ वो अपने भाई बहनों को भी साथ लाती है। यानी केवल शुगर बढ़ती है नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। शुगर बढ़ती है, शुगर के साथ और भी ऑर्गन्स में दिक्कत होती है, जिसमें सबसे मेन होता है हार्ट पर दिक्कत आती है, आंखों पे दिक्कत आती है, लिवर्स में आती है, किडनी में आती है, नसों में दिक्कत आती है, आर्टरीज वेन्स में आती है, दांतों में आती है। ये मेन ऑर्गन्स हैं जो डायबिटीज से अफेक्ट होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस थोड़े हो या ज़्यादा हो, लेकिन अफेक्ट तो बिल्कुल होते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है? डायबिटीज जो हमारे शरीर में मेहमान बन के आया है, कॉम्प्लिकेशंस यानी उसके अपने भाई बहन हमारे शरीर के परमानेंट मेंबर्स ना बन जाए, डायबिटीज परमानेंट ना हो जाए। इसके लिए हमें जो काम करना है, हमें जो देखना है, जो हमें ध्यान देना है, वो डीएसएफ के प्रोटोकॉल्स के थ्रू प्रॉपरली अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी शुगर को नील करना है। पहले हमें शुगर को कंट्रोल करना है, फिर रिकवर करना है और आखिर में शुगर से निजात पाना है, यानी फ्रीडम पाना है। तो इसी हमारे सफ़र पे चले, समझे कि क्या अगर हमें कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो क्या करना है, क्या ध्यान देना है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आ रहे हैं या आ चुके हैं तो उस पर हमें काम कैसे और क्या क्या करना चाहिए। डायबिटीज़ के बारे में ये बताएं कि कॉम्प्लिकेशंस हमें इतने ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो ये हम बता दें कि डायबिटीज़ एक एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है। एपिडेमिक जैसे कोविड था ना, लाखों लोगों को सफ़र तकलीफ दी गई, लाखों लोगों को तकलीफ हुई थी, उसी तरह डायबिटीज़ से लाखों करोड़ों लोग सफ़र हो रहे हैं। कम से कम 270 मिलियन लोग अभी तक कॉम्प्लिकेशंस के अंडर आ चुके हैं, कॉम्प्लिकेशंस की चपेट में आ चुके हैं। ये कहा जाता है कि 2025 तक कम से कम पूरी दुनिया में 350 मिलियन लोगों को डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। भले वो आंखों की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, किडनी की दिक्कत हो, नसों की दिक्कत हो या सिराओं की, यानी वेन्स या आर्टरीज की दिक्कत हो, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगा ही आएगा। हमारा काम क्या है? कॉम्प्लिकेशन अगर आता भी है तो वो इतना माइनर हो कि हील हो जाए और हमारा शरीर ठीक हो जाए, परमानेंट कॉम्प्लिकेशन ना आए। हमें थोड़ा बहुत हो जाता है, हील हो जाना चाहिए, क्योंकि परमानेंट कॉम्प्लिकेशंस के लिए कोई भी इलाज अभी तक है नहीं, उसके कोई इफेक्टिव थेरेपीज अभी तक है नहीं। कॉम्प्लिकेशंस टाइप 1 में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं, दोनों में आते हैं। दो प्रकार के मेनली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक एक्यूट होते हैं, यानी एकदम अचानक से आते हैं, जिसमें शुगर कम हो जाना या बढ़ जाना, यानी हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत दिन बीमारी होने की वजह से शरीर में आने वाली दिक्कतें। टाइप 1 के जो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो एक्यूट ही नहीं, क्या क्षमा करें, टाइप 1 के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी जिनका पैनक्रियाज से इंसुलिन बनता ही नहीं है, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मोस्टली बहुत दिनों की शरीर में शुगर की वजह से बनते हैं। एक्यूट उतने ही होते हैं जितने वो क्रॉनिक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड, यानी क्या होता है उनमें, टाइप 1 में जिनका इंसुलिन प्रॉपरली बनता ही नहीं है, अचानक शुगर लो हो जाती है, 50 आ जाती है, अचानक 500 हो जाती है। ये उनकी जो सीसॉ चलता ही रहता है, ये कॉम्प्लिकेशन उनमें बहुत रहता है, चाहे इंसुलिन ले चाहे ना ले, ऊपर नीचे चलता ही रहता है। ऐसी कंडीशन भी आ जाती है बहुत सालों तक इंसुलिन लेने के बाद कि उनको हर इंसुलिन के पहले ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो हाइपो में चले जाते हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो।
या हाइपर में चले जाते हैं, या अगर इंसुलिन का डोज कम पड़ जाए तो इतना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि दिन में 3 बार पहले तो इंसुलिन का प्रिक्स है, उसके 3 प्रिक्स के पहले 3 प्रिक्स शुगर के लिए है कि पहले टेस्ट तो करो भाई, शुगर ठीक है तो उस हिसाब से आप डोज डिसाइड करो। तो दिन के 6 प्रिक्स, इस तरह उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसी का आता है, क्योंकि शुगर ना दवाइयों से कंट्रोल हो रही होती है, ना इंसुलिन से कंट्रोल हो रही होती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत टाइप 1 में आती है। इसके अलावा सब जो दिक्कत है जिसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। कीटो एसिडोसिस में क्या होता है, शरीर, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, सांसें फूलने लगती है, एकदम से मुंह सूखने लगता है, पूरी त्वचा सूखी सी हो जाती है, चेहरा फूल जाता है, फूल के लाल हो जाता है, फ्लश फेस जिसे कहते हैं, जैसे चमकीला सा दिखने लगते हैं गाल दिखता है, बदन से एक फ्रूटी सी स्मेल आती है, सांसों में फ्रूटी सी स्मेल आती है, सर भारी होता है, एकदम अकड़न जकड़न, बहुत शरीर में दर्द होता है, और नौशिया होकर कंटिन्यूस उल्टियां होकर डिहाइड्रेशन होता है। ये हॉस्पिटलाइजेशन मांगता है। कीटो एसिडोसिस हो जाए, अगर आपके आसपास या आपकी फैमिली में किसी को टाइप 1 है, इस तरह के लक्षण दिखे, तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करें, क्योंकि इसके शुरुआत में आपको शुगर बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे उल्टियाँ होंगी शुगर लो होती हुई भी दिखाई देती है। इसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत रहती है। कीटो एसिडोसिस क्यों होता है, तो ये ध्यान रखिए, सिक डे रूल्स, यानी अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी बीमारी डायबिटीज के अलावा हो जाती है, तो हमें सिक डे रूल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है। बुखार है तो आराम करें, सर्दी खांसी है तो गुनगुना खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, बुखार है तो हल्का खाना खाएं, ज़रूरत पड़े तो लंघन करें, कम खाएं। ये सब जो रूल्स होते हैं ये प्रॉपरली फॉलो करने बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं फॉलो करते, सिक डे रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं होते हैं, तो कीटो एसिडोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के डिजीज, पेशेंट्स जो टाइप 1 के हैं उन्हें टाइप 2 की तरह ही हार्ट एंड ब्लड वेसल के डिजीजेस तो होते ही हैं, उसके साथ एमवीआर जैसे रिगर्गिटेशन जैसे, या उनके जो क्या कहते हैं हार्ट की तकलीफें, ब्लॉकेज जैसे कंडीशन, ये टाइप 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। किडनी पूरी तरह डैमेज हो जाती है, एक्यूट डैमेज भी इनमें बहुत कॉमन है। क्रॉनिक किडनी डिजीज जितना टाइप 1 में कॉमन है, उतना ही एक्यूट भी कॉमन है। विजन एंड हियरिंग, अचानक नहीं ठीक से दिखना, सुनाई देना कम होना, या आप कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने बाद भी आपको ठीक से दिखाई ना देना, ग्लाइकोमा का होने के बाद बावजूद ऑपरेशन के आपको ठीक से दिखाई ना देना, या ब्लरिंग ऑफ विजन, या पूरी तरह विजन चली जाना, ये दिक्कतें बहुत आपको टाइप 1 में दिखती है। मेंटल हेल्थ का खराबी आना, यानी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मन शांत ना रहना, ये भी आपको टाइप 1 की कंडीशन में बहुत दिखती है। ये टाइप 1 यानी 2% डायबिटिक के पेशेंट्स में होने वाले लक्षण हैं। आगे हम जाते हैं जो सबसे कॉमन यानी टाइप 2 में दिखाई देने वाले लक्षण है। टाइप 2 मतलब जो 98% लोग जिनका रेमिशन पॉसिबल है, जिनको डायबिटीज से पहले कंट्रोल, फिर रिकवरी, फिर फ्रीडम पॉसिबल है, ऐसे लोगों में भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं। रीजन सिंपल है, जितनी ज्यादा शुगर आपके शरीर में रहती है, जितनी ज्यादा शक्कर आपको शरीर में तक्कर दिक्कत देती है, उतना ही आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं। हमें ये ध्यान देना है कि हमारे शरीर में शुगर जो है, ओके अनीता नायडू जी, अभी आवाज आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर? अनीता नायडू जी, ओके। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, इसमें हम ये देखते हैं कि जो 98% पेशेंट्स हैं जिन्हें डायबिटीज रिकवर हो सकता है, रेमिशन हो सकता है, मतलब पहले शुगर कंट्रोल करनी है, फिर शुगर से रिकवर होना है, फिर फ्रीडम आना है। ये जो स्टेप बाय स्टेप हमारा ट्रीटमेंट है, इसमें हमें निजात पाना है डायबिटीज से और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से। पर याद रखिए, अगर आपकी शुगर हाई रहती है, ऑल द टाइम हाई रहती है, तो कॉम्प्लिकेशंस आने ही आने हैं। तो रेगुलर चेकअप, रेगुलरली अपने शुगर पर काम करना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है ना?
यहाँ पे ये याद रखिए कि टाइप 2 अगर ज़्यादा दिन तक शरीर में रह जाता है, यानी 5 बरस 7 बरस से ज़्यादा, कुछ ना कुछ कंडीशन वो दिखाता ही दिखाता है। जैसे कि बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्लॉगिंग हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से आपके जो हार्ट के वेसल्स हैं वो क्लॉग होते हैं, आर्टरीज क्लॉग होती है, वेन क्लॉग होके डीवीटी बन सकती है, वेरिकोज वेन्स हो सकता है, ये दिक्कतें हो सकती है। और या ब्रेन की जो नसें हैं, ब्रेन की जो सिराएं हैं, उनमें ज़्यादा शुगर जमा होने की वजह से स्ट्रोक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। फुट अल्सर, फुट अल्सर आपको टाइप 1 से ज़्यादा टाइप 2 में दिखेंगे। रीज़न क्या है? एक तो इनके वुंड जल्दी हील नहीं होते, दूसरा अगर ये ध्यान ना दिए जाए तो अनहील्ड वुंड्स, हाइपोसेंसिटिविटी की वजह से क्या होता है कि डायबिटीज में मैंने जैसे पिछली बार बताया था, हाइपोसेंसिटिविटी हो जाती है, यानी आपकी नसों का काम कम होने की वजह से जख्म का दर्द महसूस नहीं होता या जख्म महसूस नहीं होती, पुरानी हो जाती है तली के नीचे की जख्म, पता ही नहीं चलता, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। या तलियों के ऊपर की भी जख्म हो लेकिन उसे मुझे पेन नहीं हो रहा तो मैं उसे ज़्यादा ट्रीट नहीं करती, या आई डोंट पे हीट, ऐसा भी पेशेंट्स करते हैं। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये जख्म खराब होने लगती है, पिघलने लगती है, उसमें पस ज़्यादा फॉर्म होने लगता है। और अगर यूरिन इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट है, यानी जिसको पेशाब बूंद बूंद गिरता है, वो अगर जख्म पे शुगर युक्त पेशाब जो गिरता है उस जख्म पे, उसका इन्फेक्शन और बढ़ाता है, और बढ़ाता है तो इतना ज़्यादा हो जाता है सेल्यूलाइटिस कि कई बार एम्पुटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, शरीर पे कहीं भी जख्म हो जाए, चाहे फुट पे हो, चाहे कहीं और भी हो, यानी तलियों में ऊपर हो, नीचे हो, पैरों में हो, घुटनों में हो, उसे हील होना बहुत ज़रूरी है। नहीं हील करेंगे तो उसकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है, उसकी परेशानी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस टाइप 2 में सिंपल है। सबसे पहला जो कॉमन सबसे ज़्यादा है वो है आँखों की दिक्कत, ग्लाइकोमा हो जाना, कैटरैक्ट होना, रेटिनोपैथी होना। ऐसा नहीं है कि कैटरैक्ट और ग्लाइकोमा आपको नॉर्मल लोगों में यानी नॉन डायबिटिक लोगों में नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, लेकिन नॉन डायबिटिक के प्रमाण में डायबिटिक पेशेंट्स में 10 साल पहले दिखता है। अगर 50 और 60 की उम्र में आपको नॉन डायबिटिक में दिखता है तो 40 की उम्र में आपको डायबिटिक में दिखता है। तो इसीलिए हमें इसका रेगुलर चेकअप यानी आंखों का रेगुलर चेकअप कराना बेहद ज़रूरी है। नसों का डैमेज, नसें सुन्न हो जाना, झंझनाहट होना, तलियों में आग होना, ये जो दिक्कतें हैं आपको ये कॉम्प्लिकेशंस टाइप 2 में बहुत ज़्यादा दिखेंगे। इसके लिए ये याद रखिए, क्या आपका B12 ठीक है, D3 ठीक है, ये रेगुलर 6-6 महीने में चेक कराना बेहद ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल रही तो ये दिक्कतें भी कम हो जाएगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल्स में, ड्राइनेस ऑफ वजाइना, ये भी बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन आता है टाइप 2 के पेशेंट्स में। किडनीज की डैमेज होना, किडनी डैमेज होना मतलब जनरली एक्यूट किडनी डैमेज आपको टाइप 2 में कम ही दिखेगा। क्रॉनिक किडनी यानी ईजीएफआर आपका कम हो जाता है, 50 60 90 से जो नीचे आ जाता है, यानी धीरे धीरे किडनी आपकी डैमेज होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी शुगर तो कंट्रोल है लेकिन मेरी किडनी का ईजीएफआर कम है। इसका कारण यही है कि बहुत पुराना डायबिटीज है, बहुत सालों से शुगर आपके शरीर में धीरे धीरे दिक्कत दे रही है, अपना घर बना रही है। स्किन पे रैशेज आना, दांत सड़ना, मुंह में छाले होना, ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। कुछ हीलेबल होते हैं, कुछ नॉन हीलेबल होते हैं, पर हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखे तो अपने कंसल्टेंट से इमीडिएट बात करें। आपके पैनल कंसल्टेंट्स आपके हेल्प के लिए ही है। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं, उससे प्रेगनेंसी में कई कॉम्प्लिकेशन आते हैं। शुगर अचानक बढ़ने या कम होने की वजह से एक्लेम्जिक शॉक होना, या बच्चे में कोई दिक्कत हो जाना, या उसके अलावा भी फीमेल्स में अपने में ही दिक्कत आना, यानी स्टिल बर्थ हो जाना, या सडन एबॉर्शंस जो हो जाते हैं जिसे बोलते हैं, वो कंडीशंस आपको डायबिटिक कंडीशंस या जेस्टेशनल डायबिटीज में बहुत कॉमन है। गैस्ट्रोपेरेसिस, पेरेसिस का मतलब क्या है? पैरालिसिस। ज़्यादा शुगर होने की वजह से, ज़्यादा दिन तक आम बनने की वजह से
टॉक्सिन्स बनने की वजह से हमारे गैस्ट्रिक ऑर्गन्स में पैरालिसिस हो जाता है, ठीक से पचन नहीं होता है, एसिडिटी बनी रहती है, भारीपन बना रहता है, गैस हो जाते हैं, स्पाज़म्स उठते हैं, पेट में मरोड़ से उठते हैं, वेट अचानक से उतरना, वेट अचानक से बढ़ना, ये आपको दिखेगा कॉमनली। बहुत ज़्यादा जैसे कीटोएसिडोसिस जैसा हॉस्पिटलाइजेशन का टाइप 1 में होता है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिया मतलब HSH, ये टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन है जो दिक्कत देता है। हॉस्पिटलाइजेशन इसके लिए बेहद ज़रूरी है। अब ये HSH क्या होता है? हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है कि जिन पेशेंट्स का शुगर 300 से 350 के ऊपर रहता है हमेशा, याद रखिएगा 300 से 350 के ऊपर हमेशा रहता है, दवाई ले ली नहीं ले ली, अपने डाइट का ख्याल रखा नहीं रखा, ये पेशेंट्स में शरीर में सूजन आकर शुगर बढ़ के बहुत दिक्कतें आ सकती है और उन्हें कई बार एडमिट करके ही शुगर कंट्रोल करनी पड़ सकती है। ये ना आए करके हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपकी अनकंट्रोल शुगर हो रही है तो कम से कम वो शुगर 200 और 250 के बीच में रहे। रादर अगर कंट्रोल आ रही है तो 100 से 150 के बीच में ही हमेशा रहनी चाहिए। अनकंट्रोल शुगर है तो 200 और 250 से ऊपर ना जाए, इस पर हमेशा ध्यान रखिए। मेडिसिन अपने मर्जी से बंद करना, अपने मर्जी से चालू करना, कम लेना ज़्यादा लेना, आज मेरी शुगर ज़्यादा है करके मैं ज़्यादा दवाई ले लूँ, कल शुगर कम है तो कम ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। स्टेबल मेडिसिन लेनी है, अपने कंसल्टेंट से बात करके उस हिसाब से मेडिसिन लेनी है ताकि ये दिक्कतें ना आए। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर अनस्टेबल मेडिसिन यानी ढंग से मेडिसिन ना ली जाए तो दिक्कत हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया बिल्कुल हो सकता है। ये ना हो करके हमें खुद बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो? अपने कंसल्टेंट से रेगुलर फॉलोअप करें। जैसे आप BFF के साथ ज्वाइन है, प्रॉपरली अपने कंसल्टेंट से, अपने पैनल कंसल्टेंट से बात करें। अपने रिपोर्ट्स जैसे आपके कंसल्टेंट बताते हैं सही से समय से कराएं, उन्हें टालें ना। रीज़न क्या है? जितना आप रिपोर्ट्स को टालेंगे आपके कंसल्टेंट आपकी मदद करने में उतने ही अक्षम हो जाएंगे। हमें आपकी मदद करने के लिए सक्षम होने दीजिए। लेट अस हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। कॉम्प्लिकेशंस ना आए इसके लिए हमें आपकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन आपको आपकी खुद की मदद भी करनी पड़ेगी। रेगुलरली रिपोर्टिंग यानी 15 दिन में फास्टिंग PP, 3 महीने में HbA1c, HSCRP, फास्टिंग इंसुलिन, 6 महीने में GTT और भी कोई रिपोर्ट जो आपके डॉक्टर कंसल्टेंट्स आपको कहते हैं समय से कराएं। आप BFF के साथ 1 साल जुड़े हैं, शायद 1.5 साल जुड़े हैं, शायद 2 साल जुड़े हैं। आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके कंसल्टेंट आपको बताएंगे कितने दिन आपको ट्रीटमेंट लगेगी। इसके बाद भी आई वुड सजेस्ट यू हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ भी और अपने कंसल्टेंट के साथ भी। कंसल्टेंट यानी जो फिजिशियन आपका पहली बार जिन्होंने आपका डायबिटीज डिटेक्ट किया था। रेगुलर विजिट्स करिए, उनको अपने रेगुलर टेस्ट करने दीजिए। अगर आप कई बार क्या होता है हमें कॉम्प्लिकेशन का पता ही नहीं चलता है, कॉम्प्लिकेशंस का कंसल्टेंट को जल्दी जल्दी पता लगता है, वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा कुछ हो तो वो कंसल्टेंट आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे। हर कंसल्टेंट हर चीज़ को ट्रीट नहीं कर सकता है, कई चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आंखों की दिक्कत के लिए आंखों के डॉक्टर के पास जाए, दांतों की दिक्कत के लिए दांत के डॉक्टर के पास जाए, कान की दिक्कत के लिए कान के डॉक्टर के पास जाए। सही से नरिशमेंट ले, न्यूट्रिशन सही ले, खान पान सही रखे, मेडिटेशन सही रखे। अपना इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन मैंने जैसे बताया उसे मॉनिटर करें। लिपिड प्रोफाइल भी अपना कंट्रोल रखें। ट्राइग्लिसराइड्स पे हमेशा काम करते रहे, उसे बढ़ने ना दें। माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखें। जब आपका मन स्वस्थ रहेगा तन अपने आप स्वस्थ होगा। अपने डिसिप्लिन एंड प्रिजर्वेंस डेली रूटीन पर ज़रूर रखें। रीज़न, डिसिप्लिन जब आपका डेली रूटीन रहता है आपकी शुगर अपने आप कंट्रोल रहती है। फूड प्रेफरेंस एज पर डाइट प्रोटोकॉल, यानी आपकी शुगर के लेवल के हिसाब से आपके डाइट प्रोटोकॉल जो है उसे प्रॉपरली रखें, उसे कम ज़्यादा ना होने दें।
आपकी डाइट कम पड़ रही है, पोषण कम पड़ रहा है, शरीर को सही से पोषण नहीं लग रहा है, इसको होने ना दें। अपने डाइट को प्रॉपर रखें, कंसल्टेंट से, अपने डाइट कंसल्टेंट से बात करें, ललिता जी से बात करें, आपके कंसल्टेंट से बात करें, जो आपके पैनल कंसल्टेंट, वो आपको मदद करेंगे। अब आते हैं, क्षमा करिएगा, अब आते हैं आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन डायबिटीज। हमें आयुर्वेद एस्पेक्ट क्यों समझना होगा कॉम्प्लिकेशन के बारे में? रीजन बहुत सिंपल है। आयुर्वेद ये हमारा जो है देश का साइंस है, हमारे देश में हर घर का साइंस है। हमें हमारी भाषा, जैसे मातृभाषा इजीली समझ में आती है, हमें आयुर्वेद की भाषा भी उतनी ही इजीली समझ आती है। इसीलिए इस भाषा में जब हम आपसे बात करते हैं या ये बताते हैं आयुर्वेद की जो बातें हैं, आप और अच्छे से समझ पाते हैं। सबसे सिंपल बात है, डायबिटीज क्यों होता है? तो सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सही से पचन ना होने वजह से शरीर में एक तरह का टॉक्सिन बनता है, जिसे आम कहते हैं, और यही टॉक्सिन हमारे शरीर में डायबिटीज बनाता है, रादर बनाता भी है, बढ़ाता भी है, कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है। ये आम कैसे बनता है? तो हमारे शरीर में जब हमारा खाना पचता है तो दो भाग होते हैं, सार और किट। यहाँ पे सार यानी शरीर को पोषण लगता है, किट यानी मल का रूप शरीर से बाहर निकल जाता है। पर कुछ कारणवश, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से, नींद प्रॉपर ना होने की वजह से, बहुत स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़, दुख इसकी वजह से, या हमारी गलत आदतों की वजह से, यानी सही समय पे ना खाना, सही प्रॉपर सही से ना खाना, या टीवी देखते हुए खाना, मोबाइल देखते हुए खाना, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, इसकी वजह से हमारे शुगर्स मिसमैच हो जाते हैं, हमारा पचन बिगड़ जाता है। पचन बिगड़ के सार और किट दो प्रॉपर डिवाइड नहीं होते हैं, और सार और किट का सही से डिवीजन ना होने की वजह से एक द्रव तैयार होता है जिसे आम कहते हैं, टॉक्सिन। अब ये जो आम होता है ना सार की तरह अच्छा पूरा एब्जॉर्प्शन वाला होता है, ना किट की तरह शरीर से बाहर निकलने वाला होता है। तो इसीलिए ये ना शरीर से बाहर निकल पाता है आसानी से, और ना ही शरीर में एब्जॉर्ब होता है। तो होता क्या है, ये हमारे खून में घूमता रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है, और यही टेंडेंसी आम की डायबिटीज में कॉमन आम बनने, यानी कॉमन पर्सन के शरीर में अगर 2% आम बन रहा है, तो डायबिटिक पेशेंट में ये 20 से 50% तक का बनता है। क्षमा करें, यदि कॉमन पर्सन की बॉडी में टॉक्सिन्स 2% बन रहे हैं उनके खाने के, तो डायबिटिक पेशेंट के शरीर में 20 से 50% तक बनते हैं। और 20 से 50% ये बहुत ज़्यादा होता है, बाहर निकलता नहीं है, शरीर से पचा नहीं पाती है। शरीर की अपनी एक सेल्फ हीलिंग पावर है, लेकिन आम पचाने की भी शरीर की अपनी एक ताकत है, जो 2% या 10% तक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बचा हुआ आम कहा जाता है, पूरे शरीर में खून से शरीर में जाकर प्रॉपरली हर ऑर्गन में जाके जमा होता है, हर तरफ टॉक्सिन्स, हर तरह की कॉम्प्लिकेशन या दिक्कत देती ही देती है। हमारा काम क्या है कि हम हमारे जो 5 पिलर्स हैं DFF के, उसको सही से फॉलो करें, उन्हें समझें, उनका पूरा पालन करें। आई वुड से कि DFF ज्वाइन किया है तो DFF का रिलीजन फॉलो करिए। रिलीजन फॉलो करने का क्या मतलब होता है? जो बताया जाए उसे 100% हम फॉलो करते हैं। रिलीजन में क्या होता है, धर्म में क्या होता है? धर्म है सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद ही पूजा करना, ये मेरा धर्म है। पैखाना जाकर आने के बाद हाथ धोना, चाहे वो हमारा एक हाइजीन का पार्ट है, लेकिन ये धर्म के हिसाब से भी है। खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये धर्म है। ये जो धर्म है, माँ बाप के पैर पड़ना, ये धर्म है। इसके लिए हम पूछते नहीं हैं क्यों करना है, हम करते हैं। तो उसी तरह DFF का जो प्रोटोकॉल्स है उसे धर्म की तरह फॉलो करिए, रिलीजियसली फॉलो करिए, आप इसमें से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। टॉक्सिन्स के पाचन की साइकिल को भी हम नॉर्मल कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये चीजें भी होंगी, इसे फॉलो करिए।
आम, जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिन ज्यादा बन रहे हैं, 20 से 50% बन रहे हैं, तो जितने ज्यादा बनेंगे उतने ज्यादा लक्षण आपको शरीर में दिखाई देंगे। थकान हो जाएगी, शरीर भारी हो जाएगा, हमेशा से अपचन बनते रहेगा, एसिड रिफ्लक्स, खट्टी डकार आना, डकारों में एसिड आना, ये दिखेगा। बहुत ज्यादा डकार आना, बिना बिना मतलब की डकार आना, चाहे पानी पी लिया, खाना खा लिया, ऐसे ही बैठी है डकार आती रहती है। मुंह में लार बहुत बनना, सफेद, आपकी जबान सफेद रहना हमेशा से, स्मेल और टेस्ट सही से समझ नहीं आना, क्योंकि डायबिटीज में हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपोसेंसिटिविटी हो जाती है। थिंकिंग में क्लाउडीनेस आ जाता है, मेमोरी लॉस, ठीक से याद नहीं रहता है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा आम शरीर में बनने की वजह से होता है। ऑब्स्ट्रक्शंस बनते हैं प्रोसीड्स में, प्रोसीड्स का मतलब है डकार, उबासी, फार्ट्स या छींक, ऐसी जो, या खांसी, ऐसे जो हमारे प्रोसीड्स होते हैं, जो शरीर से बाहर निकलना होता है, जिसे हम वेग भी कहते हैं, वो सही से नहीं होते, वो ऐसा लगता है कहीं अटक रहा है, या पेशाब या मोशन भी होता है, ऐसा लगता है कहीं अटक रहा है, खुल के नहीं हो रहा है। तो ये ज्यादा आम बनने की वजह से ये भी दिक्कत होती है। शरीर में फ्लूइड रिटेंशन बनता है, पॉलीहाइड्रा से फ्लूइड रिटेंशन बनता है, शरीर में सूजन बनती है, शरीर में लालपन होता है, दर्द बढ़ता है, पूरी तरह शरीर में दर्द बढ़ता है। ये आम। अब ये देखिए मजेदार किस्सा है, सभी के शरीर में तो 2% आम बन रहा है, चलो किसी के शरीर में ज्यादा बढ़ गया, टॉक्सिन बढ़ गए तो 10%, पर डायबिटिक पेशेंट में 20 से 50% बन रहा है। अब ये आम कई सालों से बन रहा है। योगेंद्र जी आवाज आ रही है? योगेंद्र जी आवाज आ रही है? ओके। अब ये देखिए, अब ये आम कई सालों से बन रहा है, कई सालों से का मतलब है किसी को 5 साल से डायबिटीज है, किसी को 2 साल से डायबिटीज है, किसी को 10 साल से है, 20 साल से है। तो नॉर्मल से ज्यादा का आम तो बन ही रहा है शरीर में, ज्यादा बन रहा है तो क्या होता है, ये आम का भी एक लेवल के बाद आम अजीर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, आम दिक्कत आम की वजह से है, यानी आम रहेगा तब तक डायबिटीज रहेगा, लेकिन आम अजीर्ण जब हो जाएगा, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में चला जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएगी। याद रखिए, मैं फिर से बोल रही हूं, जब तक हमारे शरीर में आम है, यानी टॉक्सिन्स बन रहे हैं, डायबिटीज ये कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाता। लेकिन यही आम जब और टॉक्सिन्स बनाते हैं, यानी अजीर्ण हो जाता है, इंडाइजेशन का भी इंडाइजेशन हो जाता है, यानी इसी आम का इंडाइजेशन शरीर में होने लगता है, बहुत अधिक प्रमाण में, बहुत पुराना होता है, तो सड़ने लगता है, ये ऑर्गन्स को सड़ाने लगता है, तो इसकी वजह से ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इसके कुछ 16 स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये आम अजीर्ण आपको समझाती हूं मैं आगे, कि 16 स्टेप्स में जो आम अजीर्ण है ये आपके शरीर में क्या दिक्कत देगा। तो आपके कॉम्प्लिकेशंस को आगे आगे बढ़ाने में ये स्टेप बाय स्टेप 16 स्टेप्स अगर आपके शरीर में दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ध्यान रखिए, आप कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं, आपको उस पर काम क्या करना है, तो अपने पैनल कंसल्टेंट से बात करिए, उस हिसाब से ट्रीटमेंट्स जारी रखिए, उस हिसाब से अपने शरीर पे काम करिए। आम अजीर्ण, जैसे मैंने बताया था, टॉक्सिन्स का भी अजीर्ण यानी इंडाइजेशन जब हो तो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे पहला क्या दिखेगा, विष्टंभन। विष्टंभन का मतलब है सिवियर कॉन्स्टिपेशन, शरीर में कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ ही नहीं होता है, चाहे मैं डिजिरेक्ट ले रहा हूँ, गंधर्व हरिक्की ले रहा हूँ, मैं सॉफ्ट जेल ले रहा हूँ, इसबगोल ले रहा हूँ, पर मेरा पेट खुल के साफ ही नहीं होता है। ये सबसे पहला आम अजीर्ण का लक्षण है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने कंसल्टेंट से बात करिए, इसमें क्या फर्क ला सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। इसमें फाइबर का रादर आई वुड से ज्यादा प्रमाण में फाइबर लेने से इस पर काम हो सकता है। मेडिटेशन यानी साधक पित्त पर काम करने से भी विष्टंभन पे बहुत काम होता है। गैस्ट्रोपेरेसिस कम करने में, दुख से, ग्रीफ से, अगर आपके शरीर में गैस्ट्रोपेरेसिस हुआ है, विष्टंभन हो रहा है, तो वो मेडिटेशन से बहुत अच्छे से कवर होता है।
विष्टंभन, ये सबसे पहला स्टेप है आम अजीर्ण का, यानी टॉक्सिन्स के भी डाइजेशन। सदनम, सदनम का मतलब क्या है? शरीर में भारीपन होता है, एक्टिविटीज करने का मन ही नहीं होता है, मुझे थकान सी रहती है, मुझे हमेशा आलस ही बना रहता है, मन ही नहीं होता है, सामने काम पड़ा है तो रहने दो, मुझे नहीं करना या मैं नहीं करता, ये जो मन का जो भाव हो जाता है उसे सदनम कहते हैं। ये भी आम अजीर्ण का एक लक्षण है, या रादर सेकेंड स्टेप है। अंगमर्ग, हर वक्त मेरा शरीर दुखता है, कभी पीठ दुख रही है, कभी पेट दुख रही है, कभी हाथ दुख रहे, कंधे दुख रहे, सर दुख रहे, कान दुख रहे। डायबिटिक पेशेंट तो यहाँ तक कहते हैं मेरी आंखें दुख रही है, मेरे कान दुख रहे हैं। जनरल पेशेंट्स में आंखें दुखना, कान दुखना, नाक दुखना, ये कंडीशन नहीं होती है, पर पंचेंद्रियों की नसों में भी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना ये कॉमन है डायबिटीज में। तो पेशेंट अगर ऐसे कंप्लेन करता है तो ये भी कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाता हुआ एक लक्षण है। इसके अलावा पृष्ठ ग्रह बहुत कॉमन है, फ्रोजन शोल्डर्स, हाथों में सुनपना आना, या हमारे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, ये आपको बहुत कॉमनली दिखेगा। पृष्ठ ग्रह बहुत दिनों तक कवर नहीं हुआ, ठीक से कवर उस पर काम नहीं किया तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ के कटिग्रह, कूलों में दर्द, कूलों से साइटिक पेन, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि साइटिक पेन और पेशेंट्स में नहीं होता, डायबिटीज में ये कॉम्प्लिकेशन की तरह आता है। पेरिफेरल न्यूराल्जिया ये कटिग्रह और पृष्ठग्रह से आपको दिखाई देता है। प्रवाहनम, मोशंस कैसे भी हो, चाहे पतले हो चाहे आपके कड़क मोशंस हो, पर जोर देना ही पड़ता है, जोर दिए बिना मोशंस हो ही नहीं सकते। विबंध, कई बार मोशंस होते ही नहीं है, 2-2 दिन 3-3 दिन, ये भी पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशन का एक स्टेप अहेड है। प्रवृत्ति, मोशंस होते तो है, बार बार होते हैं, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी बदलती नहीं है, यानी हार्ड है तो हार्ड ही रहेंगे, पतले है तो पतले रहेंगे, लेकिन जो पेट खाली होने की फीलिंग है वो आती ही नहीं है। बुखार, हमेशा बुखार रहना, हमेशा थकान रहना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस, यानी जिनको आंखों की कॉम्प्लिकेशंस आती है, किडनी की कॉम्प्लिकेशंस आती है, वहां पे ये लक्षण बहुत प्रखरता से दिखाई देता है। पेशेंट कहता है कि मुझे हमेशा शरीर गर्म लग रहा है, हमेशा बुखार लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे शरीर से बुखार बाहर जा रहा है। भ्रम, ब्रेन फॉगिंग होता है, फॉरगेटफुलनेस होता है, गिडीनेस होता है, ये कंडीशन आपको डेफिनेटली दिखाई देती है। कब? जब आम अजीर्ण बहुत ज्यादा हो जाए, आपके ब्रेन तक ये टॉक्सिन्स पहुंच जाए, रादर आपके ब्रेन के जो नर्व्स हैं उनको भी वो दिक्कत देता है, पूरी नसों के सेंसेशन में दिक्कत देता है, उसके मोटर वर्क में का दिक्कत देता है। गुरु उदर, जैसे मैंने पीछे बताया गैस्ट्रोपेरासिस, यानी आपको पैरालाइज्ड कंडीशन फील होती है, पेट में ठीक से मोशन इवैक्यूएट नहीं होते हैं, भारीपन रहता है, पेट हैवी रहता है, कुछ भी खाओ खाओ ना खाओ, पानी भी पियो, सांस भी लो तो ऐसा लगता है मेरा पेट भरा ही है, हमेशा भरा है। रीजन यही है कि आपके कंडीशन में आम बहुत बढ़ गया है। अरुचि, शरीर में हमेशा अरुचि रहती है, मेरा कौर मुंह में घूमता रहता है, मुझसे खाया ही नहीं जाता है, मुझे भूख ही नहीं लगती है। यहाँ पर मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ जाने की वजह से, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, बहुत दिनों तक आपने शुगर पे कंट्रोल नहीं किया तो शरीर में बहुत अधिक इंसुलिन बढ़ने की वजह से, या ऊपर से जैसे टाइप 1 के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हम बाहर से जो इंसुलिन देते हैं और उसका अपचन होने की वजह से लेप्टिन हार्मोन दब जाता है, लेप्टिन कम बनता है, और जितना लेप्टिन कम बनता है हमें समाधान उतना कम होता है। समाधान कम होता है तो क्या होता है कि भूख की फीलिंग ही नहीं आती है, मन शांत ही नहीं रहता है। भूख फीलिंग नहीं आती है तो क्या होता है, उत्क्लेश, नौशिया बना रहता है, कुछ भी मैं कौर मुंह में ले लूं तो मुझे मुंह में घूमता है, मैं पानी मुंह में ले लूं तो मुझे लगता है मुझे उल्टी आ रही है, मुझे कोई स्मेल है तो लगता है मुझे नौशिया हो रहा है। ये जो उत्क्लेश की फीलिंग है, ये आपका जितना ज़्यादा इंसुलिन शरीर में बनेगा या जितना ज़्यादा रेजिस्ट होगा शरीर में, उससे ये बढ़ता है। कई डायबिटिक के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैम मुझे भूख ही नहीं लगती है,
भूख नहीं लगती का क्या मतलब है? फिर क्या आप खाना नहीं खाते? नहीं मैम, कई साल हो गए हैं मैं खाना सिर्फ और सिर्फ समय देख के खा रहा हूँ। दोपहर हो गई, मैंने खाना खा लिया, रात हो गई, मैंने डिनर कर लिया, सुबह है, उठ गए हैं, सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सब चाय पी रहे हैं, मैं पी रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको भूख लग रही है, मुझे कभी भूख नहीं लगती है। ये अरुचि, ये कॉम्प्लिकेशन का एक बहुत बड़ा साइन है। अरुचि किडनीज, लिवर्स, हार्ट, इस पर आने वाली दिक्कत, रादर लंग्स पे आने वाली दिक्कत भी आपको दर्शाती है। अगर ऐसा कुछ है, कंसल्टेंट से बात करिए। कुछ और रिपोर्ट्स कराने की जरूरत है तो बिल्कुल कराइए। याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है या कॉम्प्लिकेशन को दर्शाने वाला बहुत बड़ा लक्षण है। ये रादर आम अजीर्ण के लक्षणों पे हम इतना क्यों बात कर रहे हैं, 16 स्टेप्स पे क्यों बात कर रहे हैं? तो याद रखिए, ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस के रूप में तो आते ही आते हैं, कई बार पूर्व रूप में आते हैं। पूर्व रूप यानी कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं, यानी मेरी आंखों को दिक्कत आने वाली है, मेरी आंतड़ियों को दिक्कत आने वाली है, लिवर किडनी को खराबी आने वाली है। तो वो ना आए उसके पहले ही मुझे काम करना है। वो पूर्व रूप यानी प्री सिम्टोमेटिक जो होता है, जैसे प्री डायबिटिक कंडीशन है, वैसे ही प्री कॉम्प्लिकेटिव कंडीशन है। प्री कॉम्प्लिकेशन कंडीशन पर हम काम कर सकते हैं अगर ये 16 स्टेप्स पर आप ध्यान दोगे। अगर ये 16 स्टेप्स आप सही से काम करोगे कि ये आई है, इस पर मैं हम पूरी प्रॉपरली काम करूंगा, तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच भी सकते हैं, मेहमान को रिश्तेदार बनाने से बच भी सकते हैं। अविपाक, इनडाइजेशन एट एनी टाइम, जैसे मैंने बताया कि नॉशिएटेड होता है, वैसे ही इनडाइजेशन होता है, यानी पानी भी पी लिया तो ऐसे लगता है अभी उल्टी हो जाएगी, इतनी दिक्कत होती है। कुछ भी खा लें आप, फल खा लें, सब्जी खा लें, रोटी खा लें, रादर आप जैसे कि सैलेड्स खा रहे हैं, सूप्स पी रहे हैं, फिर भी मुझे इनडाइजेशन हमेशा रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ज़्यादा आम अजीर्ण हो जाना ये सही नहीं है। यहाँ तक हमने आने ही नहीं देना है। या पित्त खाएं, सांस ले, कड़वू सॉरी कुछ भी हो जाए, सांस ले, पानी पिए, खाना खाए, हमेशा कड़वे या खट्टे डकार आते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, कभी भी, सुबह उठें, रात को सोए, खाना खाएं, 5 दिन का उपवास भी रखें, फिर भी वही हाल है, ये जाता नहीं है। आम इतने इजीली पाचन होता ही नहीं है, क्योंकि ये अजीर्ण हो चुका है, यानी शरीर में टॉक्सिन्स का भी इंटॉक्सिकेशन हो चुका है। टॉक्सिन्स का इंटॉक्सिकेशन ना हो, इस पर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम कॉम्प्लिकेशंस पे काम कर सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। हम यहाँ आपको डराने के लिए कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम आगाह करने के लिए बता रहे हैं कि आप BFF कर रहे हो। हमारे डॉक्टर्स आपके केवल डायबिटीज़ पे नहीं, पर इन चीज़ों को आने से रोकने पर भी काम करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि आपको अभी केवल शुगर बढ़ी है, इसके अलावा भी क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्या किसी की पूर्व रूप है, किसी की पूर्व अवस्था है, तो यहीं से रोकें, यहीं से उस पर काम करें। किससे काम करेंगे? 5 पिलर्स हैं हमारे BFF के, कॉमनली 5 पिलर्स हैं। डाइट है, डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स है, बॉडी डिटॉक्स है, मेडिटेशन है और मेडिसिन है। हम ये 5 पिलर पे हर महीने काम करते हैं। मैं रिपीट करूंगी हमारे 5 पिलर्स: माइंड डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, डाइट, मेडिसिन और मेडिटेशन। रादर बॉडी डिटॉक्स के लिए केवल क्या कहते हैं, डाइट ही नहीं है, पाचन ही नहीं है, एक्सरसाइज भी है। यानी डिटॉक्स, मेडिटेशन, मेडिसिन, एक्सरसाइज, ये आपने सभी पर काम करना ज़रूरी है। और हर महीने मेरे ये 5 पिलर्स पे काम हो रहा है क्या? मैं पहले महीने में जहाँ पर था, जहाँ पर थी, क्या मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ? क्या ये हो रहा है? इस पर आप खुद एनालाइज करें। आपके डॉक्टर्स तो डेफिनेटली एनालाइज करते हैं। ऐसा लगता है कि सर डॉक्टर ने 4 या 5 ही सवाल पूछे हैं, पर उन्होंने इसे कैसे एनालाइज कर दिया? इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। डॉक्टर जो हमारी टीम है, ये वेल एक्सपीरियंस है, कुछ 20 साल एक एक्सपीरियंस है, कुछ 25 साल,
कुछ 15 साल। तो ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये वेल एक्सपीरियंस है, DFF के पेशेंट्स के साथ भी ये काफ़ी सालों से जुड़े हैं। तो इस पे वो बहुत अच्छी तरह 4-5 सिम्टम से ही समझ जाते हैं कि आपका कॉम्प्लिकेशन आ रहा है क्या, क्या प्री लेवल है क्या, या हो चुका है। ये वहाँ पर उस हिसाब से काम करते हैं। मैं फिर कहूँगी ये 5 पिलर्स पर पूरी तरह ध्यान दें। अगर आपको पूरी तरह निजात पाना है, यानी डायबिटीज़ को पहले कंट्रोल करना है, रिकवर करना है एंड देन उससे फ्रीडम पानी है, प्रॉपरली वर्क करें। अगर ये 5 स्टेप्स पे या 5 पिलर्स पे सही से आपसे काम नहीं हो रहा, कोई एक भी पिलर छूट रहा है, तो कंसल्टेंट से बात करिए, एक एक्स्ट्रा कॉल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ही आपके लिए। तो आपको उस पर किस तरह काम करना है, कैसे उसे समय देना है। जैसे कि हो गया एक्सरसाइज, मैम मैं 12 घंटे काम करता हूँ, 12 घंटे में फिर मुझे एक्सरसाइज नहीं होती, कोई बात नहीं, क्या आप चल सकते हैं, ऑफिस में चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। वॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो काउंटेबल, ब्रेक में भी काउंटेबल है, यानी 60 मिनट्स वॉक करनी है ना, दिन में 6 बार चले, 12 बार चले, प्रॉपर 10,000 स्टेप्स हो जाए, ये भी बहुत फायदेमंद है आपके लिए। और करें तो हमारे साथ, हमसे बात भी करें, हमसे समझे भी और हमारा हेल्प भी लें। रीजन हम आपके लिए ही है, आपकी मदद के लिए ही है। 1-to-1 प्रॉपर कंसल्टेशन में आप बात करें, लिख कर निकालें, हर बार कंसल्टेशन से पहले लिख कर निकालें कि आपको क्या बात करनी है, ये 5 पिलर्स में कहाँ आप कम पड़ रहे हैं, तो उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल समझें और उस तरह उस पर काम करें। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? ये मेरा सेशन था कॉम्प्लिकेशंस पे। क्या कोई किसी का कोई सवाल है? एनीबडी? रंजीत जी, देवेंद्र जी, योगेंद्र जी, तेज सिंह जी, समुंदर जी, कुछ पूछना चाहते हैं? राजेश जी, कोई सवाल है आपका? थैंक यू समुंदर जी, राजेश जी, थैंक यू। कोई सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं? प्लेजर मैम। निरुपमा जी, मुंह का स्वाद गया है का मतलब है कि अरुचि हो रही है। आप एक बार अपने कंसल्टेंट से बात करिए, क्या मुखपाक तो नहीं है, यानी माउथ अल्सर्स तो नहीं है। अगर नहीं है तो जो सर ने कवल धारण बताया है, यानी ऑयल पुलिंग है, उसे सही से करें, आपके मुंह का स्वाद आने में बहुत मदद होगी। प्रॉपर ऑयल पुलिंग विल ऑलवेज हेल्प यू मुंह का स्वाद बनाए रखने में या वापस लाने में। हाँ जी, तेज सिंह जी, हमारे जो 5 पिलर्स हैं वो है मेडिसिन, डिटॉक्स, डिटॉक्स में माइंड डिटॉक्स है, बॉडी डिटॉक्स है। उसके अलावा हमारा 3rd पिलर है मेडिटेशन, मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज के अलावा हमारा जो है डाइट। सो डाइट, एक्सरसाइज, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डिटॉक्स एंड हमारा माइंड डिटॉक्स, यानी हमारा कंसल्टेशन। ये जो होता है ये 5 पिलर्स हैं हमारे। मीनाक्षी जी, फियर होने का मतलब होता है कि हमारे शरीर में पित्त का प्रमाण ज्यादा है, पित्त के पाचन पे ज्यादा काम करना है। अल्कलाइन वाटर नॉर्मल से ज्यादा लीजिए, फाइबर ज्यादा प्रमाण में लीजिए, प्लस आपको साधना यानी मेडिटेशन के पिलर पे रेगुलर से ज्यादा काम करना होगा। अगर बाकी के लोग जो काम कर रहे हैं हफ्ते में 3 बार मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको 7 दिन करने की जरूरत पड़ेगी। मेडिटेशन साधना किए बिना साधक पित्त पे काम नहीं हो सकता है मीनाक्षी जी। तो फियर पे अगर काम करना है तो साधना पे काम करिए। गायत्री मैम के सेशन को जरूर देखिए।
महेंद्र जी, हाँ जी, वीडियो शेयर हो जाएगा, सेशन होने के बाद शेयर कर देंगे। निरुपमा जी, शायद आप दिसंबर बैच में हैं, डोंट वरी, शुगर आपकी धीरे धीरे, आपके कंसल्टेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको शुगर कम करने में मदद होगी। डेफिनेटली आप 3 से 4 महीने में आपकी फास्टिंग एकदम नॉर्मल हो जाएगी, चाहे अगर आपने 15 चम्मच शक्कर भी खाई तो भी। हाँ जी विश्वनाथ जी, रिकॉर्डिंग्स हम आपको भेज देंगे। अनिता जी, सीनियर सिटीजन्स के प्रोटोकॉल यही है, इसमें चेंजेस जो होंगे, जैसे 1 to 1 चेंजेस होते हैं, यानी आपके लिए जो है वो विश्वनाथ जी के लिए नहीं होगा, या निरुपमा जी के लिए नहीं होगा, या रमन जी के लिए नहीं होगा। तो ये अलग अलग जो होता है, आपके कंसल्टेंट्स, जो पैनल कंसल्टेंट है, आपको गाइड करेंगे कि जैसे एक्सरसाइज में आप कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, या मेडिटेशन में ये नहीं करना चाहिए, या आपके प्रोटोकॉल में डाइट में वो फॉलो नहीं करना है, ये आपके कंसल्टेंट्स आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपके एक्सरसाइज के बारे में कोई दिक्कत आती है तो नेहा मैम का कंसल्टेशन लीजिएगा, पल्लवी से या संपदा मैम से कहकर आप प्रॉपरली कंसल्टेशन लीजिएगा नेहा मैम का, नेहा सावंत मैम का, वो आपको एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। हाँ जी त्रिपाठी जी, आपको मैंने मेडिसिन लिखवाई है, मेडिसिन एक बार आपकी शुरू हो जाएंगी, अभी अभी आपका जस्ट शुरू हुआ है, हार्डली 15 दिन हुए हैं। त्रिपाठी जी, जैसे ही मेडिसिन शुरू हो जाएंगी, पहला स्टेप आपके काम शुरू हो जाएगा। रंजीत सिंह जी, मेडिसिन के बारे में जो आपकी पाचक औषधि है, आम पाचक औषधि है, वो सही से लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन की मेडिसिन सही से लीजिए, इस पर काम जरूर होगा। अगर फिर भी साफ नहीं होता है तो अपने कंसल्टेंट से बात करिए, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। खाने के 2 घंटे के बाद फर्स्ट भूख लाने का एहसास होता है। अच्छा, क्या आपको बहुत भूख लगती है मनोज जी? तो अगर बहुत भूख लग रही है, इसका मतलब पॉलीफेजिया हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कंसल्टेंट से बात करें, डाइटिशियन से बात करें, आपको आहार में इस तरह वो बताएंगे कि बहुत ज्यादा भूख ना लगे, समय से भूख लगे। EGFR राजीव जी, 90 से ऊपर, 90 to 150, रादर 180 तक भी आपका EGFR नॉर्मल रहता है। 90 से कम ये नॉर्मल से कम होता है, यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तरह होता है। 90 से कम का EGFR इज नॉट गुड, उस पर काम करना पड़ता है। लिसनिंग टू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ शुगर प्रॉब्लम, मैम आप कॉम्प्लेक्सिटीज को सुनिए मत, उसे भगाइए। फियर है, फियर को, साधक पित्त को साधना ही काम करेगी, साधना करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मधु मैम से एक बार बात करिए, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी। इसके लिए आप कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, मधु मैम गाइड करेंगी, बहुत अच्छा फियर पे वो होम्योपैथ मेडिसिन जरूर काम करेंगी आपके लिए। अगर साधना से भी नहीं होता है तब मेडिसिन लीजिए, साधना से हो जाता है तो वेल एंड गुड। और कोई सवाल? Any questions? Any more questions? As there are no any more questions, हम ये सेशन एंड करेंगे। नमस्कार।